पश्चिम बंगाल के अंदर जो बातें बीजेपी के लिए प्लस मानी जाती हैं, पहले उनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि बीजेपी वहां के वोटर के मन में यह बात बैठाने में कामयाब हो गई कि यहां पर जबरदस्त मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी की सरकार करती है और इसलिए वहां पर हिंदुत्व का कार्ड मजबूती के साथ चलता है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, नरेंद्र मोदी का चेहरा। जो वोटर विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार लेकर के आता है, 2021 का चुनाव जिसमें बीजेपी बड़े दमखम के साथ लड़ रही थी कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ममता बनर्जी ने शानदार तरीके से जीता था। लेकिन वो वोटर भी जब वो सोचता है कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, तो उसमें से बहुत बड़ा वर्ग वो बीजेपी के साथ आ जाता है, यूं कह लीजिए नरेंद्र मोदी के साथ आ जाता है, तो वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी बहुत सारी कमियां भी हैं, हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। पहले स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। कैसे मुमकिन है 18 का 35 या 36 करना पश्चिम बंगाल में, देवेंद्र? और पिछले वो चुनाव की अगर बात करें सौरभ, तो बीजेपी ने माहौल पे वो ज़्यादा सीटें हासिल की थी, ज़्यादा वोट हासिल किया था। ग्राउंड पे बूथ लेवल तक वैसा ढांचा उनका तैयार नहीं था। और उसमें आप देखें तो बीजेपी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि टीएमसी से तोड़कर लाए गए थे और उनकी निष्ठा को लेकर भी आखिरी समय में बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए थे। पार्टी को भी अच्छा फीडबैक नहीं मिला। अब बीजेपी ने अपना ढांचा पिछली बार की तुलना में अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर खड़ा कर लिया है और उनको वहाँ पे लगता है कि पिछले बार जैसा माहौल अगर क्रिएट किया और इस ढांचे के आधार पर हमें ज़्यादा सीटें मिल सकती है। और शुभेंदु अधिकारी के हाथ में जिस प्रकार के आप देखें तो मध्य प्रदेश की कमान दी गई है, सुकांता मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी, तो ये ग्राउंड पे लगातार इस बात को काम कर रहे हैं और वहाँ अपने वर्कर्स के भीतर एक मैसेज देने में सफल रहे हैं कि आप पूरी ताकत से लड़ें, पार्टी आपके साथ खड़ी है। वहाँ पर बंगाल में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहाँ पर बीजेपी का सिंपैथाइजर भी डर जाता है इस बात से कि अगर उसने खुलकर कोई बात कही तो टीएमसी के लोग उसके ऊपर वायलेंस करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार पर आरोप भी लगते रहता है कि पुलिस को एक निष्क्रिय नहीं, ये तो देखिए कहा ही जा रहा है कि 2021 का के चुनाव में बीजेपी ने अपना ग्राफ बहुत बढ़ा लिया, लेकिन उसके बाद जिस किस्म का रिप्रेजल हुआ, अब उसके कार्यकर्ताओं का दमन किया वहां की रूलिंग पार्टी ने, वो कार्यकर्ता उसने उसके हाथ खड़े कर दिए अपने बहुत कार्यकर्ताओं ने, और बीजेपी उस वक्त शायद उसका हाथ पकड़ने के लिए खड़ी नहीं थी वहां। बिल्कुल साहब, ये एक सबसे बड़ी चिंता बीजेपी के लिहाज से जरूर रही है और वहां पर प्रदेश इकाई को गृह मंत्री अमित शाह बार बार इस बात को कहते रहे। जब जब वो लोग यहाँ पे आता था इन शिकायतों को लेकर, प्रदेश बीजेपी की टीम, वो ये कहते थे कि ग्राउंड पे आपको लड़ना है, आप लड़ो, यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता जो कि आपको प्रोटेक्शन मिले, आपको ही खड़ा करना होगा और अपने कार्यकर्ताओं को जितना लीगल सपोर्ट देना है वो लीगल सपोर्ट दें और उनके अंदर ये भरोसा पैदा करें कि अगर ममता बनर्जी वामपंथी हिंसा को दरकिनार करके आगे आ सकती हैं तो ममता बनर्जी की हिंसा को भी दरकिनार करके आप लोग आगे आ सकते हैं। तो पहली बड़ी चिंता ये है पार्टी की, उसी गृहमंत्री अमित शाह के बार बार जाने से आप समझ सकते हैं कि वो भरोसा अपने आप में आ जाता है। दूसरी चीज़ की बंगाली प्राइड का मामला विधानसभा में ममता बनर्जी के साथ बहुत आसानी से जुड़ गया था। लोकसभा चुनाव में पार्टी को एकदम से निश्चिंता है इस बात को लेकर कि वो फैक्टर वहां पर काम नहीं करेगा और ये नैरेटिव पार्टी बहुत आसानी से देने में सफल रहेगी कि ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं, इनका दिल्ली में कोई रोल नहीं, गठबंधन में इनकी पूछ भी नहीं है, तो वहां पर बंगाली प्राइड वाले भी जो वोटर्स छिटके थे वो बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं। तो फिलहाल पार्टी की लाइन इन दो बिंदुओं पर काम करते हुए बहुत नजर आ रही है। राहुल जी, बीजेपी बंगाल, मैं ये बताऊंगा कि क्यों बीजेपी बंगाल में बढ़ सकती है और क्यों नहीं बढ़ सकती है, दोनों फैक्टर बताता हूं। देखिए, बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 27% से ज़्यादा मुस्लिम वोट्स हैं। अब मैं इसका रिलेशन कैसे बताता हूं आपको। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए इनमें 3 राज्यों पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें कांग्रेस जो कंसोलिडेशन हुआ है, मुस्लिम वोट्स का कंसोलिडेशन कांग्रेस की तरफ हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। लगभग मध्य प्रदेश में 33% तक गया है ये कंसोलिडेशन, 33% उनका वोट मुस्लिम में बढ़ गया है। और अगर हम तीनों राज्यों, पहले इसकी तादाद में 33% ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया। अगर हम तीनों राज्यों की बात करें तो 16% से 31% तक अलग अलग पॉकेट्स में ये वोट हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी का क्या हुआ है, बीजेपी ने जो हिंदू वोट है, अगर मैं उसे बोलूं ओबीसी, आप दलित वोट और जो ट्राइबल वोट है, ये बीजेपी में 16% से लगभग 25% तक बढ़ा है। तो बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। अब पश्चिम बंगाल में अगर, क्योंकि उससे पहले राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन है, वहाँ पे विराजमान होंगे, एक माहौल बना हुआ होगा, अगर वहाँ हिंदू कंसोलिडेशन हुआ इसी तरह से जैसे इन राज्यों में हमने विधानसभा में देखा है, तो बाकायदा बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी वहाँ।
एक इस पे एक डिफरेंस मैं क्योंकि समझना चाह रहा हूं। इन राज्यों के अंदर जैसा आपने बताया मुसलमान वोट ज्यादा मिल गया कांग्रेस को और इधर हिंदू वोट भी बढ़ गया, लेकिन ये जो वोट बढ़ा ओबीसी का या ट्राइबल का या शेड्यूल कास्ट का, ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की वजह से नहीं बढ़ा, क्योंकि यहां इन चुनावों में ऐसा कोई मुद्दा शायद नहीं चला। ये बीजेपी को ये वोट बढ़ करके मिला, ये बात सही है और वजहों से, देखिए लेकिन बंगाल में वो ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से बढ़ सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, देखिए जब मैंने आपको सेक्शन बताए, 3 सेक्शन के तीनों सेक्शंस में जब वोट बढ़ा तो वो किसी एक सेक्शन का वोट नहीं था। ऐसा नहीं कि ओबीसी का वोट बहुत ज्यादा बढ़ गया और एसटी का वोट नहीं बढ़ा और एससी का वोट नहीं बढ़ा। तो मैं जब कहता हूं तो मैं एक हिंदू अम्ब्रेला की बात करता हूं। और पश्चिम बंगाल जहां पर सभी राज्यों की तुलना में मुस्लिम पॉपुलेशन मैंने आपको बताया 27% से ज्यादा है, सब नंबर 1 पे आता है। तो ऐसे में वहां राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा होगा, जब वो माहौल बन रहा होगा, तो आपको, मुझे लगता है कि वहां पे जो है पोलराइजेशन ऑफ वोट्स 100%। ये तो वजह है कि क्यों वोट बढ़ सकता है, सीटें बढ़ सकती हैं, क्यों नहीं। अब देखिए क्या है कि जब मैं ये बात करता हूं कि मुस्लिम वोट जो है वो एक मुश्त जा रहा है, और मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज एक साथ लड़ी है चुनाव अपनी सीट शेयरिंग करके, तो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। टफ होगा, ठीक है। अब मेरे पास लेकिन ऑफ हैंड वो अभी डेटा, मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन हम लोग एक दिन यहां बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, डोमिनेंट सीट्स हम लोग किसे कहते हैं, जहां पर 10% से लेकर के आप 30% या उससे ऊपर वोट मानते हो किसी एक समुदाय का, उसकी वो ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी ऐसी सीटों पर काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी को मदद करता है, अगर उसका वो कार्ड चल जाए तो दिस इज आल्सो पॉसिबल इन वेस्ट बंगाल। इसीलिए मैंने आपको कहा अगर वो पूरी तरह से पोलराइज हुआ तो बीजेपी को बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर इस तरह से ये आपके लिए एमपी वेस्ट बंगाल का जो डोमिनेंट फैक्टर है वो यही है, पोलराइजेशन। अगर हो गया तो बीजेपी कुछ डबल सीट भी आ सकती हैं, वरना कम भी हो सकती है। बिल्कुल। समीर जी, देखिए, बंगाल को लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने वहाँ के जो संगठन महामंत्री है अमिताभ चक्रवर्ती, उसको बुलाया था और सुनील बंसल भी उस बैठक में थे। उनसे कहा गया है कि बंगाल में आपको 50% वोट बैंक का टारगेट सेट करना है, यह चुनौती है और उस चुनौती स्वीकार करना है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में 50% वोट बैंक वहाँ हासिल करना चाहती है। यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मतलब उन्होंने जब प्रेस्टीज लिया है कि बंगाल में हमें 50% का वोट बैंक टारगेट सेट करना है। लोकसभा में उनको 40% वोट बैंक मिल ही गया था, जब विधानसभा चुनाव है 2022 के, तो उसमें 2% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया था। तो जब कैलाश विजयवर्गीय अमित भाई को बधाई देने गए 77 सीटों की, तो अमित भाई ने पूछा कि 2% वोट बैंक कम क्यों हुआ। 77 तो ठीक है, हमें ये बताइए कि 2% वोट बैंक क्यों हुआ, हम तो 45% का टारगेट लेकर चल रहे थे, ममता 47 पे कैसे चली गई। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सुनील बंसल को संगठन महामंत्री के सुनील बंसल को वहां प्रभारी बनाकर भेजा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। यूपी वाले सुनील बंसल, ये बता दिया कीजिएगा, रेफरेंस रहता है लोगों को। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री थे सुनील बंसल, उन्हें वहां पर प्रभारी बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा विशेष रूप से संघ के 5000 प्रचारक इस समय बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, और उन्हें ये टारगेट सेट किया है इस बार कि 42 सीटों में से कम 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। और जो फोकस एरिया रखा है, वो फोकस एरिया रखा है, एक तो जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो एरिया है बंगाल का, वहाँ बहुत ज़्यादा संघ काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो घुसपैठ करके वहाँ से जो मुसलमान आए हुए, तो वहाँ के जो हिंदू है और बंगाली लोग हैं, उसके बीच में संघ बड़ा काम कर रहा है। पूरे बंगाल के अंदर 42 सीटों को संघ ने डिवाइड कर दिया, और संघ के प्रचारक वहाँ पर पिछले 2.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जरूर जीती थी 2019 में, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 23 से 24 सीटें जीतने की स्थिति अंदर पहुँच चुकी है इस आज की स्थिति के अंदर। और पार्टी ये मान के चल रही है कि हमें वहाँ पर 30 सीटें से ज्यादा जीतना है आने वाले चुनाव के अंदर। अभी देखते हैं कि संगठन कितने स्तर पर काम करता है, लेकिन जिस हिसाब से वहां भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है, अमित शाह का दौरा हो रहा है, अभी भी आज भी वो बंगाल के अंदर है, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर अपडेट जानकारी लेते रह रहे, संघ खुद वहां पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 से 5 सीटों का बढ़त देके जाने वाला है। देखिए, एक जो 2 चीजें खास तौर पर जो बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती नहीं होती और बंगाल में है, एक तो यह कि बहुत स्ट्रांग रीजनल लीडर आपके सामने, बीजेपी के सामने बहुत सारे प्रदेशों के अंदर नहीं है। जहां पर कांग्रेस से डायरेक्ट टक्कर होती है वहां तो है ही नहीं, लेकिन यहां ममता बनर्जी जैसा स्ट्रांग लीडर उनके सामने। और दूसरी बात, ज्यादातर और प्रदेशों के अंदर बीजेपी का जो सिस्टम है, जो पार्टी का तंत्र है, वो औरों से बहुत सुपीरियर है, बहुत मजबूत है। लेकिन यहां वैसा भी नहीं है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस का जो ग्रासरूट लेवल का वर्कर है, वो संख्या में भी ताकत में भी
या तो उससे बीजेपी से मजबूत है या टक्कर देने वाला है। इन दोनों से निपटना है बीजेपी को। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये चुनौती ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो सिंडिकेट और जो क्लब कल्चर है वो खतरनाक है। और खतरनाक इस कदर है कि चुनावों के बाद और चुनावों के पहले, चुनाव के पहले वो लाल कपड़ा रख जाते हैं, निशान लगा जाते हैं, और चुनाव के बाद ऐसी ढेर सारी राजनीतिक हत्याएं होती हैं। वहां बहुत बड़े बड़े नेता वहां मारे गए। तो ये एक चुनौती है। लेकिन अभी जहां बंगाल की राजनीति पहुंची है उसको दो तीन चीजों में देखना चाहिए। पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का हाथ कभी नहीं छोड़ा। बीच बीच में ऐसा लगा, क्योंकि भाई पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए और लोगों को भाग भाग के असम के धुबरी तक जाना पड़ा। उस वक्त धनखड़ जी गए थे वहां मिलने के लिए, तो बड़ी चर्चा हुई कि देश में ये स्थिति है कि एक राज्य में चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति हो जाती। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टी ने जब जिस वक्त ममता बनर्जी सरकार बना रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा गए थे और वो बाहर शपथ ले रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को शायद Y+ या किस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, ये किसी और राज्य में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी खतरा था। वहां थानों से जिस तरह की एक कहे कि सेटिंग गेटिंग चलती है तृणमूल कांग्रेस की, वो खतरा था। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू क्या हुआ? पिछले लंबे समय से किसी के घर जला दिए गए, किसी के घर में दुर्व्यवहार हुआ है, किसी की दुकान लूट ली गई। अब एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो साइलेंटली और कभी कभी बहुत वायलेंट होकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। यानी जाने अनजाने ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस ब्रिगेड ने, स्पेशली जो क्लब कल्चर वाली है, उसने ऐसे 50-100 घर हर विधानसभा में चिन्हित कर दिए हैं जो घोर तृणमूल कांग्रेस विरोधी हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये इन 77 विधायकों के होने से जो एक जिसको हम कहते हैं ना, लोगों को आत्मबल आया। अब एक सामान्य टीचर था वो बन गया वहां, कोई कल तक छात्र राजनीति में था आज विधायक बन गया है। ऐसे लोगों के विधायक बनने से बहुत लोगों को एस्पिरेशनल जो क्लास है वो उठ खड़ा हुआ है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आप सवाल पूछ रहे थे और मैं वही कहने वाला था, अच्छा हुआ कि आपने वो रेफरेंस जोड़ा। 40% तो है सहारनपुर में मुसलमान, 50% तो है रामपुर में मुसलमान, मुरादाबाद, और इस तरह से आप आएंगे तो सहारनपुर से कन्नौज आते आते आपको बहुत सी सीटों पर ऐसा दिखेगा। एक समय में तो मुसलमान के साथ बीच में यादव और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, ये दोनों जोड़ के आप कहते थे कि अरे ये खेल हो जाएगा। उससे भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। और अगर आप ध्यान से देखें, 13 में प्रभारी बनने के साथ अमित शाह की सबसे बड़ी चुनौती यही थी। अब वहां के उन सेक्शंस को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई जिसको हम हिंदू वोटर कहते हैं, जिसको हम अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ कहते हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत काम किया है। जिसको हम कहते हैं जो सोशल फैब्रिक जोड़ने की कोशिश है, वो खतरनाक तरीके से भाजपा के पक्ष में काम कर रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ममता बनर्जी पहली बार गठजोड़ के लिए आतुर हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरा यह मानना है ये आतुर होना दिखाता है कि उनको समझ में आ रहा है कि अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस उनके साथ नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी वहां की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में होने जा रही है। और अगर ये साथ आएंगे भी तो ऐसा नहीं कि एकदम से पलड़ा पलट जाएगा, क्योंकि जो बड़ा मतदाता है वो अपना मन बना चुका है ममता बनर्जी को लेकर। राज्य की जनता में 18 का 36 होना ये मुमकिन है आपके लिए या नहीं? ईमानदारी से क्या कह रहे हैं आप? 18 का 36 हो पाना मुमकिन है? नहीं, ये 18 का 36 नहीं, आप मुझे लगा कि आप 19 के आंकड़े की बात कर रहे हैं। उससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन 36 होने की स्थिति नहीं है वहां, क्योंकि 27% मुस्लिम पॉपुलेशन के अलावा और भी कई चीज हैं। वहां का एक सामंतवादी वर्ग है जो पूरी तरह से तृणमूल को सपोर्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी अभी उसको अपने पाले में नहीं ला पाई। इसको देखें सौरभ, जैसे 40% मुस्लिम आबादी है। देवश्री चौधरी रायगंज जो कि पिछली बार चुनाव जीती थी बीजेपी से, अगर ये तीनों साथ आ जाते हैं तो उस सीट पे जैसे उदाहरण के तौर पे एक मुश्किल हालत होगी बीजेपी के लिए। और ऐसी 4 से 6 सीटें हैं जहां पर अगर टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों साथ आते हैं तो उस पर असर पड़ना है। अदरवाइज आप देखें तो नॉर्थ बंगाल की जो 11 सीटें हैं उनमें कोई असर नहीं पड़ना है। उसमें से 7 से 8 सीटें पे बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ जो साउथ बंगाल की 31 सीटें हैं वहाँ पर कुछ पॉकेट्स में टीएमसी बहुत मजबूत है। जैसे कोलकाता के आसपास के इलाके की बात कर लें, कोलकाता 24 परगना उत्तर और दक्षिण दोनों 24 परगना की बात कर लें, और ये बड़े बड़े पॉकेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर टीएमसी काफ़ी मजबूत है। लेकिन जंगल महल के इलाके की बात कर लें, जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, इन सारी सीटों पर देखेंगे तो अभी बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में वो बहुत अच्छी स्थिति में है, 2-2 सीट वहाँ पे रहेगी। तो कुल मिलाकर आंकड़े में बढ़ोतरी तो बहुत आसानी से नजर आ रही है बीजेपी के लिहाज से। और इसका एक सबूत मैं आपको दूं कि टीएमसी में एक नेता बीजेपी का पाला छोड़ के जो टीएमसी में गए थे सौरभ,
बड़े नेता हैं, चर्चित नेता हैं, वो एकदम से बेचैन है बीजेपी के टिकट पर फिर मुकुल से रॉय? चुनाव लड़ने के लिए। मुकुल रॉय? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, कोई और? मुकुल रॉय की अब राजनीति बहुत बची नहीं है, उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी राजनीति कोई ऐसी बची नहीं है, अच्छा, और वो बहुत चर्चित नेता हैं और एकदम से बेचैन है कि बीजेपी का टिकट किसी तरह से उनसे फिर से मिल जाए। तो चलिए, ये तो बीजेपी के लिहाज से अच्छा संकेत है अगर तृणमूल से कोई आकर वापस आना चाहता है तो। पश्चिम बंगाल से लेकिन अगर कुछ भरपाई होती है नेशनल लेवल पर, अगर आप देखिए, और फिर हम रेफरेंस पॉइंट अपना 2019 का 303 ही मान करके चले, तो अगर यहां से 2, 4, 5, 10 सीटों की बढ़त हो जाती है तो ये बीजेपी के लिए तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको जैसे आप बता ही चुके हैं कि कितने राज्यों में उसको रिटेन करना है अपने आप को। बिल्कुल सौरभ, जहां बढ़ोतरी की उम्मीद है वो पार्टी वहीं पे जोर लगा रही है। जैसे बंगाल की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, तेलंगाना की बात करें, इन्हीं सारे पॉकेट में जोर लगा रही है। जी, देखिए, बीजेपी के लिए 339 सीट्स एक ऐसी सीट्स हैं जिसमें से उसको 272 का जो आंकड़ा है बड़े आराम से वो केक वॉक है उसके लिए, कि एकदम मिलेंगी ही मिलेंगी टाइप है। तो मुझे तो लगता आप है 272 मतलब लोकसभा मेजोरिटी तो केक वॉक बता रहे हैं आप? हाँ, वो मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि ये चुनाव बीजेपी जीतने जा रही है, क्योंकि ये बीजेपी को भी मालूम है, उन्होंने चिन्हित किए हैं 339 सीट्स जिसमें से 272 का आंकड़ा उनको मिलने ही जा रहा है, वो बिल्कुल श्योर हैं उस मामले में। अब बात आती है, जब हम बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि अभी बात हो रही थी कि जहाँ पे जोर लगा रही है बीजेपी। देखिए, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं बार बार उस पर इसलिए आता हूँ क्योंकि वो इंडिकेटर्स देते हैं। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। राजस्थान में अगर इसी तरह से वोटिंग हुई जिस तरह से अभी वोटिंग हुई है, जिन पॉकेट्स में जितने वोट बीजेपी कांग्रेस को अगर पड़े हैं, राजस्थान की बात करें, तो एक कैलकुलेशन जो आता है उसमें ये आता है कि बीजेपी 14 सीट पाएगी और कांग्रेस 11 सीटें पाएगी। अच्छा, और उसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इसी तरह से वोटिंग पैटर्न हुआ जैसा अभी है, तो बीजेपी 8 सीटें पाएंगी, कांग्रेस 3 सीटें पाएंगी। और मध्य प्रदेश का ये है कि बीजेपी 25 सीटें पाएगी और कांग्रेस 4 सीटें पाएगी। तो ऐसे में मैं जब कहता हूं कि ये बीजेपी के लिए एक टास्क है कि वो अपनी सीटें इन राज्यों में बचा के रखे, तो वो सच में टास्क है, क्योंकि जो पैटर्न अभी विधानसभा चुनाव का, जबकि विधानसभा चुनाव मैं नहीं मानता कि वो लोकसभा चुनावों से कोई रिलेटेड होते हैं, लेकिन एक पैटर्न अगर देखा जाए, वोटिंग पैटर्न देखा जाए, तो इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो तेलंगाना में अपनी स्थिति जो है बेहतर करे। उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो तमिलनाडु से, क्योंकि वहाँ अन्नामलाई का एक बहुत यंग ऑफिसर जो है, उसने अपनी जो है वो मतलब अपनी नौकरी छोड़ के उन्होंने राजनीति शुरू की है। वहाँ पे बाकी भी बीजेपी की कोशिश है, तो वहाँ पर वो अपनी चीज़ें बेहतर करे, बिहार में बेहतर करे, पश्चिम बंगाल में बेहतर करे। चलिए, बंगाल की हमने खूब डिटेल में आज बात की आपके सामने कि बंगाल में 18 सीटों को 36 बना देना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुमकिन है तो कैसे, और नहीं तो क्यों। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा कहानी कुर्सी की में, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये अचानक राम मंदिर के नाम पर बयान बहादुरों की बाढ़ सी क्यों लग गई है। जितने मुंह उतनी बातें। 22 जनवरी जितनी नजदीक आ रही है, बहुत सारे दिलों की आग आपको स्पष्ट दिखाई देने लगी। कोई कह रहा है कि ये तो मेरे लिए हमेशा बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी, चाहे ये कोई मंदिर बना लो यहां पर या कोई कुछ और बना लो। कोई नेता जो है वो ये कह रहा है कि यहां हम कभी दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए ये एक दमन का प्रतीक है। राम मंदिर के बारे में बात कर रहा हूं। और ऐसे नेता जब ये बयानबाजी करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये केवल अपने दिल की बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सोचा समझा सियासी गणित है। उसी सियासी गणित पर हम बात करेंगे कहानी कुर्सी की में एक ब्रेक के बाद।